मॉर्निंग क्लास 10। आज हम लोग उसने कहा था कहानी को पढ़ेंगे। उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई है। इनका जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी में पुरानी बस्ती जयपुर राजस्थान में हुआ था। इनकी भाषा हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी थी। इन्होंने कहानी, निबंध, व्यंग, कविता, आलोचना, संस्मरण ये सब विधाओं को लेकर रचनाएं की है और यह नागरी प्रचारणी पत्रिका के संपादन मंडल के सदस्य भी रह गए। ये एक संपादक भी रह चुके हैं और इनका निधन 12 सितंबर 1922 ईस्वी में बनारस में हुआ। यह जो प्रस्तुत कहानी है यह प्रथम विश्व युद्ध के समय लिखी गई है। जो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं उसने कहा था यह प्रथम विश्व युद्ध के समय लिखी गई है और इसमें जो दृश्य है वो अमृतसर का है और साथ ही जर्मनी का है, जिसमें कुछ भारतीय जर्मनी गए थे प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने के लिए। तो जो कहानी का आरंभ होता है वह होता है पंजाब के अमृतसर से, जहाँ एक लड़का खुद तो घोड़ा गाड़ी बम्बू काट यानी घोड़ा गाड़ी के नीचे आने वाला है, लेकिन वह इससे एक लड़की को बचाता है जो कि खुद घोड़ा गाड़ी के वह भी नीचे आने वाली थी, क्योंकि उस समय जो घोड़ा गाड़ी वाले थे वह किसी भी तरीके से घोड़े के पीठ पे चाबुक मारते हुए निकल जाते थे। उन्हें अगल बगल वालों से कोई मतलब ही ना था कि किसके पैरों की उंगलियां चीर कर वह चल पड़े, किसे धक्का मारा, इन सबसे उनका कोई मतलब नहीं था। तो इसी घोड़ा गाड़ी के नीचे एक लड़की आने वाली थी, तो लड़का अपनी जान दांव पे लगा के उस लड़की को बचाता है। फिर दोनों में बातचीत होती है, तब पता चलता है कि दोनों किराने की दुकान से कुछ सामान लेने आए हैं और दोनों ही अपने मामा के घर आए हुए हैं कुछ दिनों के। तो इतने में दोनों की थोड़ी बहुत बातचीत होती है। उसके बाद हर दूसरे तीसरे दिन वह सब्जी वाले तो दूध वाले के यहाँ अक्सर मिल जाया करते थे। तब लड़का उससे पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई यानी तुम्हारी सगाई हो गई। तो लड़की धत बोल के चली जाती है। 2-3 बार ऐसा हुआ तो एक बार लड़की ने फिर से उससे पूछा कि तुम्हारी कुड़माई हो गई, तो वो बोलती है हाँ हो गई। तो लड़का तो उसके प्रति प्रेम की भावना लेके उससे पूछ रहा था, लेकिन उस दिन जब उसने बोला कि हाँ हो गई तो उसकी भावना आघात हो जाती है, उसे बुरा लगता है और लड़की तो भाग जाती है। लेकिन लड़का तो यहाँ दुखी हो गया है। तो वह किस तरह घर में पहुँचता है, पहले तो एक लड़के को नाली में ढकेल लेता है, एक छाबड़ी वाले की दिन उसे धक्का मार के ऐसा करता है कि वो गिर जाते हैं, उसके सारे सामान नष्ट हो जाते हैं, उसके दिन भर की वह कमाई खो देता है। एक कुत्ते पर पत्थर मार देता है, गोभी वाले के ठेले पर दूध उड़ेल देता है और सामने आकर नहाती हुई किसी लड़की से टकराकर अंधे की उपाधि पाता है। तब जाकर वह कहीं घर पहुंचता है। तो यह तो उस दिन के अमृतसर का दृश्य है। अब उसके बाद सीधे वह बड़ा हो गया है और वह सेना में भर्ती हो गया है और प्रथम विश्व युद्ध के लिए वो कहाँ पहुंच गया है, सीधे जर्मनी। अब वहाँ उसके साथ कौन कौन है, सूबेदार हजारा सिंह, बोधा सिंह, वजीरा सिंह। तो अब ये लोग जो पहले जमाने में बचने के लिए जमीन के अंदर गड्ढे खोद के सब छिपे रहते थे, तब सीधे अब वहाँ का दृश्य आ गया है जब वह जर्मनी में एक गड्ढे के नीचे अपनी सेना की टुकड़ी के साथ बैठा हुआ है और जर्मनी में अमृतसर यानी लुधियाना से पंजाब से भी ज्यादा ठंडी पड़ती है, ताकि ऐसा लगता है कि हड्डियां अकड़ गई है इस गड्ढे में बैठे बैठे। और यहाँ पे इतना भूकंप आता है कि दिन में 25 भूकंप आते हैं और ऐसे बम बारूद चलते जैसे लगता है कि पूरी धरती हिल गई। ऐसे बम बारूद से भूकंप जैसा होता है। तब जाके
लहना सिंह और हजारा सूबेदार हजारा सिंह में बात होती है तो बोलता है लहना सिंह को कि इतने चिंता करने की जरूरत नहीं है, और 3 दिन है, 4 दिन तो बिता चुके हैं, परसों रिलीफ आ जाएगी तो फिर 7 दिन की छुट्टी मिलेगी, तब जाके आराम से भरपेट खा लेना और फिर सो लेना और घूम फिर लेना। फिर लहना सिंह बोलता है कि 4 दिन से तो पलक भी नहीं झपकी, और फिर घोड़ा बिगड़ता है और सिपाही बिना लड़े, यानी कि इतने दिन से 4 दिन से तो गड्ढे में बैठे हुए, कोई लड़ाई भी नहीं हुई है। अगर मुझे, वो लहना सिंह बोलता है कि अभी हुक्म मिल जाए तो फिर 7-8 जर्मनों को मारकर ही वह लौटेगा। फिर उसके बाद सूबेदार हजारा सिंह बोलता है कि जनरल साहब ने यहाँ से हटने का, इस खंदक, इस गड्ढे से हटने का कमांड नहीं दिया है, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। सूबेदार हजारा सिंह कहते हैं कि लड़ने के मामले में हमारी राय नहीं ली जाती है, तो बड़े बड़े अफसर लेते हैं जो कि बहुत दूर के सोचते हैं, और 300 मील का सामना एक तरफ बढ़ गया तो क्या होगा। फिर उसके बाद लहना सिंह बोलता है हाँ यह तो सच है, फिर भी हड्डियों में तो जाड़ा, पूरा ठंडा घुस गया है। उसके बाद वह वजीरा सिंह को लहना सिंह बोलता है कि तुम 4 बाल्टियां खाई में जो पानी निकल रहा है उसे बाहर फेंक दो, और वह लहना सिंह को दूसरी बाल्टी भरकर हाथ में दे देता है। फिर दोनों में बातचीत होती है। फिर उसके बाद हजारा सिंह बोलता है कि यह देश नहीं, यह तो स्वर्ग है। वह बोलता है कि लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुना जमीन यहीं पे मांग लूंगा और बहुत सारे फल लगाऊंगा, और लाड़ी हीरा को भी यहाँ बुला लेंगे। हीरा यहाँ उसकी पत्नी है, हजारा सूबेदार की। तो फिर दोनों में बातचीत होती रहती है। फिर अचानक से क्या होता है कि दोपहर की रात बीत गई है, सन्नाटा छाया हुआ है, और हजारा सूबेदार सिंह का भी बेटा उसके साथ है जो कि सेना में भर्ती है, उसका नाम है बोधा सिंह। उसे बुखार आया है, उसे ठंड में निमोनिया हो गया है, और जो हजारा सिंह है उसे अपने कंबल और अपनी सिगड़ी में उसे अपने कंबल और अपनी सिगड़ी दोनों अपने बेटे को दे देता है ताकि उसे ज्यादा गर्मी मिले, और बोधा सिंह खाली बिस्किट की टीने के ऊपर अपने 2 कंबल बिछा के, और लहना सिंह के भी 2 कंबल और बरान कोट यानी कि ऊनी कोट पहनकर ओढ़कर सो रहा है, और लहना सिंह जो है वह खंदक के बाहर पहरे पर खड़ा हुआ है। उसके बाद लहना सिंह बोधा सिंह से पूछता है कि तुम्हारा हाल चाल कैसा है। तब वह बोधा सिंह बोलता है कि मुझे पानी पिला दो, तो लहना सिंह उसे कटोरे से पानी पिलाता है, और लहना सिंह को बोधा सिंह बोलता है कि कपकपी छूट रही है, बहुत ठंड लग रही है। फिर उसके बाद होता क्या है कि फिर उसके बाद बोधा सिंह को वह जबरदस्ती अपनी जर्सी पहना देता है और अपनी खाकी कोट और पुराना कुर्ता भर पहन के फिर से वो पहरे पे खड़ा हो जाता है। वो भी बोधा सिंह की बहुत चिंता करता है। आधा घंटा ही बीता होता है रात में कि इतने में खाई के मुंह से, यानी खाई के बाहर से आवाज आती है सूबेदार हजारा से। तो सूबेदार बोलता है कौन साहब, हुकुम हुजूर, और तनकर सलाम करता है। तो एक अफसर आके बोलता है, उसका नाम है, उसको लपटन बोला गया है, लपटन साहब। तो लपटन साहब हजारा सिंह को बोलते हैं कि हमें इसी समय धावा करना होगा, यानी कि हमला करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन बाई यानी कि एक जर्मन दल है जिसमें 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है, और इन पेड़ों को नीचे खेत काट कर रास्ता भी बनाया गया है, और 3-4 घुमाव है। जहाँ मोड़ है वहाँ 15, जहाँ पर एक मोड़ है रास्तों के बीच में, वहाँ पर वो बोलता है लपटन साहब कि मैं 15 जवान खड़े करके आया हूँ, तुम यहाँ 10 आदमी को छोड़ दो, बाकी सबको लेके चल पड़ो। तो सूबेदार हजारा सिंह बोलते हैं जी हुकुम साहब, और सब चुपचाप तैयार हो जाते हैं। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगता है। तब लहना सिंह उसको टोकता है यहाँ रहने के लिए, लेकिन
बोधा सिंह जो सूबेदार हजारा सिंह है वो लहना सिंह को इशारा करता है और लहना सिंह समझ जाता है कि बोधा उसके साथ जाएगा और लहना सिंह खंडक में ही रुक जाता है और लप्टन साहब लहना सिंह की सिगड़ी के पास मुंह फेरकर खड़े हो जाते हैं और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगते हैं। तो लहना सिंह को लगता है कि कोई भी सिख सिगरेट नहीं पीता है, फिर ये क्यों पी रहे हैं। तो थोड़ी देर में ही लहना सिंह समझ जाता है और उसके बाद दोनों मिलके बातचीत होती है। तब तो लहना सिंह पूरी तरीके से समझ जाता है कि उसके साथ उसके दल के साथ धोखा हुआ है। क्या धोखा हुआ है कि पहले तो सिखों के बाल सबसे बड़े बड़े होते हैं, तो वो बोलता है कि इनके बाल छोटे छोटे हैं, इन्हें क्या, और ये शराब भी पिए हुए हैं, तो क्या इन्होंने बाल कटवा लिया। फिर वो बातों बातों में पता चलता है कि उस लप्टन साहब के लिए नील गाय 3-4 इंच की ही होती है, जबकि नील गाय 3-4 फुट की होती है। तो दोनों की बातों बातों में पता चल जाता है कि वह लप्टन साहब नहीं, या तो लप्टन साहब को कैद कर लिया गया है या फिर लप्टन साहब को मार दिया गया है और उनकी वर्दी पहन के कोई जर्मन ही यहाँ आया है। उसके बाद जब वो लहना सिंह से बोलता है कि तुमने सिगरेट नहीं पिया, तो वो बोलता है पीता हूँ साहब। लहना सिंह बोलता है कि मैं दिया सलाई लेकर आता हूँ। इतना कहकर लहना खंडक में घुसता है और वह झटपट निश्चय कर लेता है कि उसे क्या करना चाहिए। वह अंधेरे में किसी से टकराता है, वह वजीरा सिंह होता है। तो वो बोलता है कि क्या हुआ लहना, कयामत आ गई क्या। तो बोलता है हाँ कयामत आई है लप्टन साहब की वर्दी पहन के। तो वही बताता है वजीरा सिंह को कि या तो लप्टन साहब मारे गए हैं या फिर उन्हें बंदी बना लिया गया है। अब होता क्या है कि वो बोलता है कि अब हमें सूबेदार जो साहब सबको लेकर सूबेदार हजारा सिंह जो सबको लेके आगे बढ़े हैं, वो फिर या तो सूबेदार कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे, क्योंकि उन्हें तो भेजा गया है जानबूझ के यहाँ पे लोगों को कम करने के लिए, या फिर वहाँ पे उनके पास अलग से धावा होगा, उनके पास अलग से जर्मन हमला करेंगे और हमारे यहाँ अलग से जर्मन हमला करके हमारे पूरे दल का खात्मा कर देंगे। उसके बाद होता क्या है कि फिर उसके बाद वह जमादार जो लहना सिंह है, वह इस समय सूबेदार हजारा सिंह के बाद यहाँ का सबसे बड़ा अफसर है। तो वो बोलता है कि मैं लप्टन साहब की खबर लेता हूँ और वो बोलता है कि बोलता है कि हम तो यहाँ पे 8 ही है। तो वो बोलता है कि एक सिख 1.25 लाख के बराबर होता है और वह चल देता है और वह लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया है और वह देखता है कि लप्टन साहब बेल जो फल होता है उसके बराबर 3-3 गोले निकालकर जो खंडक है उसकी दीवार में घुसा देते हैं और उसे दिया सलाई से उसे जलाने वाले थे। तो लहना सिंह क्या करता है, वो बिजली की तरह उठता है और बंदूक उठाकर साहब की कुन्नी पर तान कर दे मारता है और दिया सलाई गिर पड़ती है और लहना सिंह ने कुंदा साहब यानी झूठे साहब की गर्दन पर मारा और वह ओ माय गॉड करते हुए चित्त हो गए, बेहोश हो गए। तो लहना सिंह तीनों गोले निकालकर खंडक के बाहर फेंक देता है, गड्ढे के बाहर फेंक देता है और साहब को घसीटकर सिगड़ी के पास यानी कि जो आग जलाई गई है उस सिगड़ी के पास लेके आता है और जेबों की तलाशी करता है और ऊपर के जेबों की मतलब कोट की जेबों की तलाशी करता है। तो वहाँ से 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालता है और फिर उसे अपनी जेब में रख लेता है। फिर कुछ देर में साहब जो लप्टन साहब थे वो होश में आते हैं। तब लहना सिंह बोलता है कि क्यों लप्टन साहब, अब आपके कैसे हाल हैं। तो वो बोला कि मैंने आपकी बातों से ही सीखा कि नीलगाय सिर्फ 2-4 फुट इंच के होते हैं, मुसलमान मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लप्टन साहब खोते पर चढ़ाते हैं। आपकी इन्हीं सब चीजों से मैं समझ गया कि आप लप्टन साहब नहीं है। लेकिन लहना सिंह से एक गलती हो जाती है, वह उनके पैंट पतलून यानी पैंट की जेब को चेक नहीं करता, उसकी तलाशी नहीं लेता है। उसके बाद साहब जैसे ठंड उससे साहब अपनी पैंट की जेब में हाथ घुसाते तो
लहना सिंह समझता है कि लगता है ठंड के कारण वह अपनी जेब में हाथ घुसा रहे हैं, लेकिन उसी समय वह अपनी जेब से पिस्तौल चलाते हैं। उनकी जेब में पिस्तौल थी। अगर लहना सिंह उनके पतलून की पतलून के जेब की पहले ही तलाशी ले लेता तो आज यह दशा नहीं होती। और उधर लहना सिंह के जांघ में गोली लग जाती है। तो फटाक से उसी समय लहना सिंह क्या करता है कि हैमरी मार्टिन, जो इसकी पिस्तौल का ही एक किस्म है, इससे 2 फायर चलाता है, 2 फायर गोली चलाता है। और उधर ही लेफ्टिनेंट साहब, जो झूठे लेफ्टिनेंट साहब है नकली, वो उसी समय उनका काम तमाम कर देता है। फिर बोधा चिल्लाता है। फिर उधर से हजारा सिंह आते हैं। तो बोधा चिल्लाता है क्या है, तो लहना सिंह उसे यह कहकर सुला देता है कि एक कुत्ता आया हुआ था और औरत से सब हाल कह दिया। बंदूक लेकर सब तैयार हो गए। उसके बाद लहना सिंह अपने पगड़ी के कपड़े से अपने घाव की पट्टियों को बांध देता है और जिससे खून निकलना बंद हो जाता है। इतने में 70 जर्मन खाई में घुस पड़ते हैं और यहाँ पे अब दोनों में बंदूकें चलनी दोनों तरफ से चालू हो जाती है। और फिर अचानक से आवाज आती है, वाहे गुरु जी की फतेह, वाहे गुरु जी का खालसा, और धड़ाधड़ बंदूकों की आवाज चलने लगती है। उसके बाद सूबेदार के तो कंधे से एक गोली आर पार निकल जाती है, लेकिन लहना सिंह की पसली में एक गोली लग जाती है। तो वह उस घाव को गड्ढे की गीली मिट्टियों और जो बाकी का कपड़ा बचा था पगड़ी का, उससे बांध लेता है। लेकिन उसको ये नहीं पता था, किसी को यह नहीं पता चला कि यह जो दूसरा घाव जो उसकी पसली में लगे, पहला घाव तो जांघ पे लगा और दूसरा घाव जो पसली में लगा है वह बहुत ही खतरनाक है, यह उसकी जान ले लेगा। अब लड़ाई के समय पूरा चांद निकल आया है, रात को पूरी रात आधी रात हो चुकी है। अब इसके बाद होता क्या है कि इधर वह धड़ाधड़ जर्मनों पे एक सामने की तरफ से लहना सिंह गोली चलाता है। लहना सिंह और जो 10 लोग थे खंदक में वह गोली चलाता है। पीछे से हजारा सिंह का दल गोली चलाता है, जिससे जर्मन हार जाते हैं। जो 70 जर्मन थे उनका काम तमाम हो जाता है। और फिर सूबेदार सिंह लहना से पूरी घटना का हाल सुनता है कि कैसे क्या हुआ, कैसे उसने पहचाना कि वह नकली लेफ्टिनेंट साहब है। और जो भी कागज पत्र थे, जो भी उसने लेफ्टिनेंट साहब के जेब से निकाले थे, वह हजारा सिंह को दे देता है। तब हजारा सिंह उसकी बुद्धि को सराहते हैं और बोलते कि अगर तुम ना होते तो आज हम सब मर जाते। तो इस लड़ाई की आवाज 2-3 मील दाहिनी ओर की खाई वालों ने सुन ली थी और उन्होंने पीछे से टेलीफोन कर दिया, जिससे डॉक्टर और बीमार ढाबे की 2 गाड़ियां चली आई, जो कोई 1.5 घंटे के अंदर अंदर वहां पे आ पहुंची। और फील्ड यानी कि सेना का अस्पताल नजदीक था। सुबह होते होते सबने बोला कि हम पहुंच जाएंगे। तो फिर उसके बाद होता क्या है कि फिर उसके बाद लहना सिंह, सूबेदार लहना सिंह की जांघ में पट्टी बंधवाना चाहता है। किसी को ये नहीं पता था कि उसकी पसली में भी गोली लगी है। तो लहना सिंह बोलता है कि आप बोधा को तो बुखार हुआ है, बोधा को लेके जाइए, मैं सुबह आ जाऊंगा। और लाख मना करने के बावजूद वह सूबेदार हजारा सिंह को और बोधा सिंह को गाड़ी में भेज देता है। वो बोलता है कि मेरा हाल ठीक है, वजीरा सिंह मेरे पास है, आप जाइए। और बोधा गाड़ी पर लेट जाता है और वह फिर हजारा सिंह को बोलता है, सूबेदार को बोलता है कि आप सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखिएगा तो मेरा मत्था टेकिएगा और बोलिएगा कि जब, और उसको बोल दीजिएगा, और जब घर जाइएगा तो बोल दीजिएगा कि मैंने वह कर दिया जो उसने मुझे कहा था। तब गाड़ियां चल पड़ती और सूबेदार लहना का हाथ पकड़कर तो बोलता है कि तुमने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं। मैं सूबेदारनी से कुछ ना कहूंगा, तुम भी हमारे साथ घर चलोगे और तुम्हें जो बोलना होगा खुद बोलोगे। और गाड़ी चली जाती है और वह बार बार वजीरा सिंह को बोलता है कि पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे, यानी कि जो कमर पर उसने बांधा था वो खोल दे। उसके बाद मृत्यु के समय सभी जानते हैं कि पुरानी
पिछड़ी बातें हमेशा याद आने लगती है। तो उसी तरह लहना सिंह को भी सारी बातें याद आने लगती है, किसके साथ क्या हुआ था। वह 12 वर्ष का है, वह लड़की 8 वर्ष की है, और अमृतसर का वही सब दृश्य उसे याद आने लगता है। और उसे यह भी याद आया था कि यह जो कहानी का जो शीर्षक है, उसने कहा था, यह उसने किसने कहा था और क्या कहा था, यह भी उसे याद आता है कि कैसे उसने उस प्रेम के लिए जो उसे मिला नहीं, अपनी प्रतिज्ञा को, अपने उस वचन को निभाया है। उसे वह भी याद आया था कि उस अमृतसर वाले दृश्य के बाद जब वो 12 साल का था, उसके बाद अब 25 वर्ष बीत गए हैं। अब लहना सिंह 77 राइफल्स में जमादार हो गया है, और उसे 25 वर्ष पहले वो 8 वर्ष की कन्या के बारे में कोई ध्यान ही नहीं है। लेकिन जब 7 दिन की छुट्टी लेकर वह अपने जमीन के मुकदमे के लिए आया था, तो उसी समय हजारा सिंह को और बोधा सिंह को भी चिट्ठी मिलती है कि तुम भी वापस से फौज में भर्ती हो जाओ, छुट्टी खत्म हो गई है। तो सूबेदार हजारा सिंह लहना सिंह को कहता है उस समय कि तुम मेरे घर आओ, हम तीनों साथ ही चलेंगे। तो सूबेदार लहना सिंह को बहुत मानता था, और लहना सिंह भी सूबेदार के यहाँ पहुंच गया कि तीनों साथ में ही जाएंगे। यानी कि ये जो दृश्य है, यह जर्मनी जाने के पहले का दृश्य है, जब वो तीनों लड़ने के लिए जर्मनी जा रहे हैं। तो उसके बाद सूबेदार जब बेड़े में से निकलकर आता है, तो बोलता है कि सूबेदार नहीं, यानी जो सूबेदार की जो बीवी है वो उसे जानती है। तो लहना भीतर पहुंचता है, वो बोलता है कि आप मुझे जानती हैं? तो वो बोलती है कि मुझे पहचाना? तो लहना सिंह बोलता है नहीं। तो फिर याद दिलाती कि तेरी कुड़माई हो गई, धत कल हो गई, देखते नहीं रेशमी बूटों वाला साल अमृतसर में। इससे यह सब उसे याद आता है कि कैसे उस समय जो सूबेदारनी है वो लहना सिंह से प्रार्थना करती है। वह कहती है कि उसने जब वह लहना सिंह के घर आया था तभी उसने उसे पहचान लिया था। अब वह रोने लगती है। वो बोलती है कि सरकार ने सूबेदार को बहादुर का खिताब दिया है, लायलपुर में जमीन दी है, लेकिन आज तो नमक हलाली का समय है। यानी जो उन्होंने बहादुरी का खिताब दिया है, जो उनका नमक खा रहे हैं हम, उसका आज उसको आज पूरा करना है। आज नमक हलाली का समय है, तो नमक हलाली के लिए तो वो युद्ध में जा रहे हैं। तो वो उसके साथ वो रोने लगती है कि काश मैं भी उनके साथ चल पाती, काश औरतें भी सेना में भर्ती हो पाती, तो आज मैं भी उनके साथ चलती। एक पुत्र है मेरा बोधा, उसके बाद 4 पुत्र हुए, लेकिन चारों मिल गए, उसका एकमात्र इकलौता पुत्र बोधा ही बचा है। और आज सेना में भर्ती हुए उसे 1 वर्ष हुए हैं। अब दोनों ही लड़ने के लिए जा रहे हैं। अगर दोनों की ही मृत्यु हो जाएगी तो मेरा क्या होगा। और वह लहना सिंह से भिक्षा मांगती है कि मैं तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ, तुम ही इन दोनों की रक्षा करना। उस दिन तुमने मेरे प्राण बचाए थे, और आज भी मैं तुमसे यह आशा करती हूँ कि तुम मेरे पति और बेटे के भी प्राण बचाओगे। तो यही सब याद करते करते अचानक उसे सब कुछ याद आता है, क्योंकि उसकी मृत्यु नजदीक है। और यहाँ पे यह भी बताया गया है कि उसने किसने कहा था, शीर्षक का सारा मतलब ही इसी में है। उसके बाद इन्हीं सब सोचते सोचते अचानक लहना सिंह को होश आ जाता है। वो फिर से वजीरा सिंह से कहता है कि मुझे पानी पिला दे, उसने कहा था। अब वह तो बेहोशी की हालत में है। उसके बाद धीरे धीरे वजीरा सिंह की आंखों से आंसू टपक रहे हैं। वह लहना सिंह की हालत पे उसे बहुत दुख हो रहा है, वह रो रहा है। और फिर कुछ दिनों बाद सब अखबार में पढ़ते हैं कि फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची मैदान में घावों से मरा, नंबर 77 सिख राइफल जमादार लहना सिंह। मतलब अब उसके अखबार में अब उसके मरने की खबर आई है। और उसने कहा था, यानी सूबेदार ने, जो जिसकी जान उसने बचपन में भी बचाई थी, और जिसके पति और पुत्र के प्राणों की रक्षा के लिए वह अपने प्राण भी कुर्बान कर देता है।
तो उसने कहा था, यानी कि सूबेदारनी ने कहा था कि उसके प्राण उसने बचाए हैं लहना सिंह ने, तो वह उसके पुत्र और पति की भी जान बचाएगा। तो वह उसने वचन दिया था और वह उस वचन को निभाता भी है। लहना सिंह का चरित्र चित्रण करें। तो लहना सिंह के चरित्र की निम्नलिखित विशेषता है। वह भावुक है, साहसी है, त्याग है उसके अंदर, देश प्रेम है और वाक्पटुता है। तो वह भावुक है क्योंकि 12 वर्ष की उम्र में उसे जिस लड़की से प्रेम हुआ था, तब वो बार बार उससे पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई, लेकिन जब वह हर बार भट्ट कह के निकल जाती थी तब वह सोच में पड़ जाता था। लेकिन जब उसने कहा कि हाँ हो गई, तो उस दिन उसकी भावना को आघात पहुंचता है और वह भावुक होके दुखी हो जाता है। जिससे समझ में आता है कि वो कितना भावुक है और उसी भावुकता में उसे अपने प्राण भी गंवाने पड़ते हैं। दूसरा है साहसी। वह साहसी है, इससे यह पता चलता है कि उसने सूबेदारनी यानी अब उसी 8 वर्ष की लड़की के लिए अपने प्राणों के बलिदान देने में भी एक बार वह सोचता नहीं। वो आगे बढ़ के युद्ध के मैदान में लड़ता है तथा वीरगति को प्राप्त होता है। समझ में आता है कि वह साहसी, वह भीरू या डरपोक नहीं है। तीसरा है त्याग। उसमें त्याग की भावना भी तो फूट फूट के भरी हुई है कि वचन की रक्षा के लिए वह अपने प्राणों का त्याग कर देता है। वह एक बार भी नहीं सोचता कि जो हो गया सो हो गया, यह तो उतनी पुरानी बात है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। तो वह इसके लिए अपने प्राणों का त्याग दे देता है। चौथा है देश प्रेम। लहना सिंह देश प्रेम फूट फूट कर भरा है। देश प्रेम था तभी ना वह प्रथम विश्व युद्ध लड़ने के लिए वह जर्मनी चला जाता है और अपने काम को भली भांति वह करता है और अंत में फिर से वीरगति को वह प्राप्त हो जाता है। देश के ऊपर, देश के लिए और अपने वचन के लिए वह अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है। उसके बाद है वाक्पटुता। वाक्पटुता मतलब होता है कि बोलने में वो कितना सक्षम है। उसके बोधा सिंह और हजारा सिंह और जो सूबेदार है उनके साथ उसकी जो भी बातचीत होती है, या फिर 12 वर्ष पहले अमृतसर में जो भी बातचीत होती है, इससे समझ में आता है कि वो बोलने में कितना सक्षम है, वो कितना वाक्पटु है, वह कितनी अच्छे तरीके से हर बात का उत्तर देता है। वह उसी प्रति क्षण वो किसी भी बात का उत्तर देने के लिए ललायित रहता है। वो एक पल के लिए भी किसी चीज का उत्तर देने के लिए पीछे नहीं हटता। वो काफी बातूनी भी है, क्योंकि युद्ध के मैदान में उसने जो भी बातचीत की उससे लगता है कि हाँ वह दब्बू नहीं है। थैंक यू बच्चों। अब आप लोग मुझे अपना होमवर्क नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पे सेंड करेंगे और साथ ही आप हमारे पीपीटी और वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे जो ईमेल एड्रेस दिया गया है feedback.stmichaelsacademy@gmail.com, इस पे आप लोग अपने सुझाव हमें मेल कर सकते हैं।